हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या रहती है कि जब भी हम कोई मूवेबल गुड्स वन पर्सन टू अनदर उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं उसको सेल कहते हैं। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो पर्सन के बीच जहाँ पे हम कोई पार्टिकुलर गुड्स ट्रांसफर करते हैं वन पर्सन टू अदर, लेकिन पोसेशन के साथ हम ऑनरशिप उसको ट्रांसफर करते हैं, उसी को ही हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे दो पार्टी होती है, वन इज अ बायर, अदर इज ए सेलर। एंड बायर जो है वो वस्तुओं को परचेज करता है और उसके बदले वो कोई ना कोई चीजें कंसिडरेशन के फॉर्म में देगा, जिसको हम प्राइस कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड बोथ ए सेल वेयर सेलर ट्रांसफर द ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड द पोसेशन ऑफ गुड्स। यानी कि जब बायर के पास ऑनरशिप रिसीव हो जाती है और बायर उसके बदले कोई ना कोई कंसिडरेशन दे रहा है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इंक्लूड करते हैं। Agreement to sale where the ownership of goods transfer to the future time या subject to condition fulfilled later on। आप एग्रीमेंट टू से एक तो सेल होती है जहाँ पे ऑन द स्पॉट ही आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। एक एग्रीमेंट टू सेल होती है जहाँ पे ऑनरशिप जो है वो फ्यूचर के टाइम पे ट्रांसफर हो गई या किसी कंडीशन को पूरा करने के बाद ट्रांसफर होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो प्रकार की होती है, एक है आपकी सेल और दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सेल को हम अब्सोल्यूट सेल कहते हैं। अब्सोल्यूट सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारी की सारी फॉर्मेलिटी हमारी कंप्लीट हो जाती है ऑन द स्पॉट। सो सेल, जब भी कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है या सेलर टू बायर ट्रांसफर होती है तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो इमीडिएटली जो भी वस्तु ट्रांसफर होगी और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी हो जाती है, उसको हम सेल कहते हैं। सो इन सेल द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू सेलर टू बायर इमीडिएटली। यहाँ पे प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, वो अब्सोल्यूट सेल होती है। एग्रीमेंट टू सेल या कंडीशनल सेल क्या है? यहाँ पे इसके वर्ड से क्लियर लग रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल आपकी कंडीशनल सेल होती है जहाँ पे ऑनरशिप जो है गुड्स की वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती है, बल्कि फ्यूचर डेट या कुछ कंडीशन के पूरा होने के बाद ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए एग्रीमेंट टू सेल को कंडीशनल सेल कहा जाता है। यहाँ पे ऑनरशिप ऑफ गुड्स नॉट ट्रांसफर टू इमीडिएटली ऑन द फॉर द बायर। जो कंडीशन उसको बोली गई है वो उसको पूरी करनी पड़ेगी, तभी उसको ट्रांसफर किया जाएगा फ्यूचर में। सो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में आपकी प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर हो सकती है या किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, उसी को ही एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। अब दोनों के डिफरेंसेस को हम अच्छे से समझते हैं कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क होता है। सेल में इमीडिएटली बायर को ओनरशिप मिल जाती है, उसको हम सेल कहते हैं। और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर के किसी डेट पे या किसी कंडीशन के पूरा होने पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि दोनों पार्टी ने यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को पूरा किया है। सेलर ने वस्तुओं को दिया है, बायर ने वस्तुओं को परचेज करके पेमेंट दी है, तो ये इसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जबकि ये एग्रीमेंट टू सेल है, हो सकता है एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर दिया है लेकिन दूसरी पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं किया है, तो इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जबकि सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी हम सेल करते हैं तो सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वीनियंस। सेल में हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है और कन्वीनियंस है उसको इंक्लूड करते हैं, जबकि एग्रीमेंट टू सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू प्योर एंड सिंपल। एग्रीमेंट टू सेल जो है एक सिंपल एग्रीमेंट है। सेल की बात करें तो लायबिलिटी किसकी बनी रहती है यहाँ पे? सो इन केस ऑफ सेल द लॉस फॉल ऑन द बायर। मतलब जब सेल हो जाती है तो जो भी लॉस होगा वो बायर को पूरा करना पड़ेगा, बायर उसको फुलफिल करता है। लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल की अगर हम बात करें, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है एक्सीडेंटली बाई, तो जो भी लॉस होगा वो सेलर को यहाँ पे करना पड़ेगा। सेल में जो बर्डन ऑफ रिस्क है वो किसके पास बना रहता है? जो बर्डन ऑफ रिस्क है सेल में वो बायर के पास बना रहता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में जो रिस्क रहता है, लॉस रहता है, वो सेलर का होता है। रेमेडीज की बात करें, रेमेडीज फॉर बायर, द बायर हैज नॉट ओनली द पर्सनल रेमेडी एंगेज टू हिम बट आल्सो अदर रेमेडी स्वीट फॉर द कन्वर्जन। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट टू सेल में तो बायर को रेमेडीज मिलती है, मतलब पर्सनल तो मिलती है लेकिन इसके अलावा भी उसको वो केस करके अदर रेमेडीज भी क्लेम कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो बायर हैज ओनली पर्सनल रेमेडी मिलती है, इसके अलावा जो है वो कोई रेमेडी नहीं मिलती है।
एंड रेमेडी टू सेलर, यहाँ पे सेलर को क्या रेमेडी मिलती है, तो सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस, मतलब जो सेलर ने वस्तुएं बेची है बायर को, अगर उसका प्राइस नहीं मिला है तो उसके लिए केस कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में एग्रीड पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस नॉट ओनली द प्राइस। अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो यहाँ पे सेलर जो है वो एग्रीड पार्टी अगर बनती है तो वो डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकती है प्राइस के अलावा। डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेल में डिलीवरी ऑफ गुड्स इमीडिएटली हो जाती हैं, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में जो वस्तुएं दी जाती है वो फ्यूचर डेट में डिलीवर होती है। नेचर ऑफ राइट की बात करें तो राइट टू क्लेम गुड्स, आप यहाँ पे गुड्स को क्लेम करने के लिए डिमांड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बायर वस्तुओं को खरीदता है, अगर उसे वस्तु नहीं मिलती है तो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल की अगर हम बात करें, द राइट एंगेज टू पार्टिकुलर पर्सन, बायर गेट द राइट एंगेज टू सेलर ओनली, यानी कि जो राइट है वो एंगेज टू सेलर रहेगा, लेकिन यहाँ बाय जबकि सेल में क्या था कि बायर गेट द राइट अगेंस्ट एनीबॉडी, बायर को किसी के अगेंस्ट भी मतलब केस करने का अधिकार है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ सेलर के ऊपर केस करने का अधिकार रहता है। राइट ऑफ द रीसेल, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, इट्स मीन दैट कि सेलर ने बायर को अगर वस्तु ट्रांसफर कर दी है तो दोबारा फ्यूचर्स में वो दोबारा सेल नहीं कर सकता उस वस्तु को। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या रहता है कि ऑनरशिप अभी ट्रांसफर फ्यूचर डेट में होनी है, तो सेलर में भी सेल द गुड्स सिंस ऑनरशिप विद द सेलर, जब तक सेलर के पास ऑनरशिप है तब तक वो ट्रांसफर किसी और को भी कर सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या चीजें होना जरूरी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, टू पार्टीज का होना जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी यानी मूवेबल गुड्स का ट्रांसफर होना जरूरी है, गुड्स के ऊपर जो है वो सेल होती है यानी गुड्स का होना जरूरी है, और उसके बदले प्राइस का कंसिडरेशन के तौर पे मिलना जरूरी है। अब वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ऐसी सेल्स जो फ्री कंसेंट के थ्रू नहीं है या आपके कोर्जन के थ्रू, अंडू इन्फ्लुएंस के थ्रू अगर सेल हुई है तो वो वैलिड सेल में नहीं आता है। ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जिनमें फ्री कंसेंट और कंसिडरेशन हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना जरूरी है, फ्री कंसेंट स्वेच्छा से अगर ट्रांसफर हुआ हो, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, और लॉफुल ऑब्जेक्ट पे मतलब जो गुड्स है, जो भी ट्रांसफर चीजें हो रही है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसी को ही हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। टू पार्टीज, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में टू पार्टीज होना बहुत जरूरी है, एक बायर जो वस्तुओं को खरीदता है और टर्म एंड कंडीशन पे एग्री होता है, सेलर जो वस्तुओं को बेचता है और वो भी टर्म और कंडीशन पे सेल करने के लिए एग्री होता है, तो दोनों पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होना जरूरी है। नेक्स्ट है गुड्स। सो देयर मस्ट बी सम गुड्स ऑफ द प्रॉपर्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो भी सेलर बायर को देगा वो कोई ना कोई वस्तु ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि वस्तुएं जो है वो मूवेबल नेचर की होनी चाहिए, जो इमूवेबल नेचर की वस्तुएं होती हैं, फिक्स नेचर की वस्तुएं होती हैं, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आती हैं। ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी को ही हम सेल ऑफ गुड्स में ले सकते हैं। अब कौन कौन सी वस्तुएं हम क्लेम कर सकते हैं, जैसे स्टॉक, शेयर, स्टॉक, थिंग, अटैच, जो भी लैंड की चीजें साथ अटैच हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आएगा, लेकिन लैंड आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं आएगा क्योंकि लैंड आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मनी भी आपके गुड्स के नेचर में नहीं आती है, लेकिन कुछ ओल्ड जो पुरानी कॉइन्स होते हैं वो आपके गुड्स के नेचर में आएंगे, या ऐसी चीजें जैसे प्रॉपर्टी होगी, मनी हो गया या एक्शनेबल क्लेम हो गया, वो आपके गुड्स के नेचर में नहीं आएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि गुड्स के नेचर में मूवेबल प्रॉपर्टीज आती हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती हैं। गुड्स के नेचर में स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ट्री, थिंग्स, ये सारे आपके आ सकते हैं, लेकिन लैंड नहीं आएगी। जो पुराने कॉइन्स है वो आ सकते हैं, लेकिन मनी और कॉइन्स जो एट प्रेजेंट करेंसी है वो कंसीडर नहीं की जाती है गुड्स में। इमूवेबल प्रॉपर्टी और ऐसी चीजें जो एक्सरेबल क्लेम होता है, जैसे लोन लेना, डेट लेना, वो भी आप नहीं इंक्लूड करते हैं गुड्स में। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में प्राइस होना जरूरी है, यानी मुद्रा से रिलेटेड आइटम का कंसिडरेशन होना। द कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल टू प्राइस। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वस्तुओं को प्रतिफल के तौर पे चीजें देते हैं उसको हम प्राइस कहते हैं, वो मॉनेटरी टर्म में होना जरूरी है। द डिफरेंस बिटवीन द पेड इन कैश इज कॉल टू बी द सेल, मतलब जो भी आपका अमाउंट आप
पे कर रहे हो वो आपका सेल का अमाउंट होगा। और जो भी आपके सेल में इंक्लूड किया जाता है वो कंसिडरेशन इंक्लूड किया जाता है, मतलब प्रतिफल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर में देखें, ए रजिस्टर्ड कंपनी सप्लाई ए न्यू रेफ्रिजरेटर टू 15,000 इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड रेफ्रिजरेटर एंड 500 इन कैश। तो यहाँ पे सेल जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ही आएगा, लेकिन 15,000 का रेफ्रिजरेटर 5,000 ओल्ड रेफ्रिजरेटर 5,000 में एक्सचेंज हो रहा है, तो कैश मनी कितनी मानी जाएगी यहाँ पे? 5,000 मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स। इट्स मीन दैट कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर की जाएगी, यानी ऑनरशिप या तो सेल होगी या तो एग्रीमेंट टू सेल होगी। अगर सेल होगी तो इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी बायर को। अगर वो एग्रीमेंट टू सेल है तो फ्यूचर की डेट में वो ट्रांसफर होगी। So transfer of property is necessary in the possession, not to transfer of property is necessary, बस actually ये physical transfer is not necessary। जरूरी नहीं कि आप ट्रांसफर कर रहे हो तो पोसेशन वहाँ पे जरूरी है। ऑनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है, लेकिन पोसेशन का ट्रांसफर होना नेसेसरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि मैंने किसी दुकानदार से वस्तुएं खरीदी और वहीं पे रख दी, तो वो वस्तुएं अब मेरी है क्योंकि उसके बदले मैंने कंसिडरेशन दे दिया है, लेकिन वस्तु अभी भी सेलर के पास ही है, तो पोसेशन अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है, लेकिन वो वस्तु सेल हो चुकी है। तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है, लेकिन उसका पोसेशन होना मतलब जरूरी नहीं, पोसेशन के आधार पे वो नेसेसिटी है, लेकिन ऑनरशिप के आधार पे वो मतलब ट्रांसफर होना जरूरी है। फिजिकल पोसेशन विद या विदाउट भी गुड्स ट्रांसफर हो सकती है। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी दो पार्टी का होना जरूरी है। सो ए पर्सन कैन नॉट बी बाई हिमसेल्फ, ए पर्सन ही खुद ही बायर सेलर नहीं हो सकता है, उसमें यहाँ पे दो पार्टीज का होना जरूरी है। कुछ सर्कमस्टांसेस में बायर और सेलर एक पार्टी हो सकती है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ दो पार्टी के बीच ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या तो लिखित कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हैं, यानी तो एक्सप्रेस हो सकता है या तो इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी दो तरह से होते हैं, या तो लिखित तौर पे होते हैं या तो बोल के होते हैं, या इम्प्लाइड बिहेवियर कंडक्ट ऑफ पार्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ए एग्री टू बाई बी स्कूटर, यहाँ पे ए बी के स्कूटर को लेने के लिए एग्री हो जाता है, एंड ए पेड द प्राइस येट द टाइटल डॉक्यूमेंट रजिस्टर टू ऑन नेम। ठीक है, ए तभी प्राइस देगा जब तक वो मतलब उसके नाम पर डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होगा, तो दिस इज टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, क्योंकि ऑनरशिप जो है वो यहाँ बी से ए को ट्रांसफर हो जाएगी जब वो कंसिडरेशन पे करेगा। अब नेक्स्ट आता है कि सेल और सिमिलर लगने वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। जैसे सेल एंड हायर परचेज हो गया, सेल एंड गिफ्ट हो गया, तो इस तरह के बहुत से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो हमें सिमिलर लगते हैं लेकिन वास्तव में सिमिलर नहीं होते हैं। सो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। सेल क्या होता है? जब दो पार्टी, एक सेलर वस्तुओं को सेल करता है और बायर वस्तुओं को लेता है और इमीडिएटली गुड्स ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम सेल कहते हैं। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर का ही पार्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जब कोई चीज हम हायर करते हैं ये उसका पार्ट है, पर इट गिव टू हायरर एन ऑप्शन परचेज द गुड्स एंड द एंड टू हायरिंग पीरियड। यहाँ पे वस्तुओं को परचेज किया जाता है और वस्तुओं की जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में की जाती है, और वस्तुओं की ऑनरशिप जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती है। यहाँ पे जो पार्टी है जो गुड्स ट्रांसफर कर रही है उसको बेलर के तौर पे भी हम समझ सकते हैं, और जिसके पास वस्तुएं गई हैं उसको बेली के तौर पे भी समझ सकते हैं, क्योंकि बेली को तभी ऑनरशिप मिलेगी जब वो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा। और यहाँ बेलर के पास ही अभी ऑनरशिप रहती है, मतलब जो ऑनर है वो वास्तव में एक्चुअल ऑनर बना रहता है लास्ट पेमेंट तक, क्योंकि लास्ट पेमेंट अगर उसे पीरियडिकली कंटिन्यू रिसीव हो रही है तभी वो गुड्स ट्रांसफर करेगा। अगर वो कंटिन्यू गुड्स रिसीव नहीं होती है तो वो लास्ट पेमेंट में वस्तुओं को वापस ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, ए हायर ए पियानो फ्रॉम बी ने ए से पियानो लिया एंड दे पे टू द 100 मंथ एज ए रेंट, और 100 के तौर पे उसने रेंट पे किया। द स्टिपुलेशन इज दैट रेगुलरली पे टू 24 मंथ, और यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि जो भी वो पेमेंट करेगा वो 24 मंथ्स में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो लगातार अगर पेमेंट कर रहा है तो वो पियानो उसका हो जाएगा बेली का। अगर वो लगातार पेमेंट नहीं करता है और बीच में कोई भी चीज मिसिंग करता है या वो भी कोई भी चीज उसको ले लेता है तो वो उसके पियानो जो है वो उसका नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड टू बी हायर परचेज एग्रीमेंट। यहाँ पे बी हायर करता है पियानो ए से, और उसके बदले वो कहता है कि मंथली वो 100 रुपीज उसको चार्ज करेगा एंड 24 मंथ तक कंटिन्यू पैसे देने। अगर वो नहीं देता है
तो पियानो उसका नहीं होगा। अब इसका डिफरेंसेस को हम क्लियर कर देते हैं, सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है। सेल में गुड्स को बायर टू सेलर ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट रहता है, फ्यूचर की डेट में ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी जब फाइनल पेमेंट होगी, और यहाँ पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती है। सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि हायर परचेज एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें एक ही पार्टी ने परफॉर्म किया होता है, दूसरी पार्टी ने फुल परफॉर्म नहीं किया है। एंड सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है। सेल की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोसेशंस जरूरी नहीं कि इमीडिएटली ट्रांसफर हो, यानी पोसेशन का मतलब है यूज करने का अधिकार, लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में यूज करने का अधिकार इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ओनरशिप जो है वो फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो बायर इन केस कैन नॉट बी टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता है, वो बॉन्ड हो जाता है पे करने के लिए अगर उसने वस्तु को खरीद लिया है तो। लेकिन हायर परचेज में यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट नहीं होती है पेमेंट की तो कभी भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं। एंड इंसॉल्वेंसी की बात करें तो बायर इन दिस केस कैन नॉट बी टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, दे बॉन्ड टू द पे, और हायर परचेज में द ऑनर इज नॉट टू एनी रिस्क बिकॉज द हायर डज नॉट पे इंस्टॉलमेंट एंड सेलर हैज राइट टू गेट बैक द गुड्स। तो यहाँ पे ऑनर को किसी तरह का रिस्क नहीं है, अगर उसको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है तो वो वास्तविक में वस्तुओं को वापस ले सकता है। इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी की बात करें so a sale is subject is to implied conditions and warranty, जबकि hire purchase agreement not subject to implied condition and warranty। सेल में implied condition और warranty राइज होती है, जबकि hire purchase में implied condition और warranty नहीं रहती है। इफेक्टिव पेमेंट की बात करें तो जैसे ही सेल हो जाती है तो बायर को यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है, और हायर परचेज में अगर बात करें तो यहाँ पे बायर को इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में ही ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, बायर को जब वस्तुएं मिल जाती हैं तो वो दोबारा से रीसेल कर सकता है, लेकिन सेलर बायर की वस्तु को रीसेल नहीं कर सकता है। और हायर परचेजर कैन नॉट पास एनी बेटर टाइटल एंड यहाँ अगर हायर परचेज में बेटर टाइटल पास नहीं होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो उसको परचेज नहीं करेगा। रिसेल की बात करें तो बायर जो है वो दोबारा वस्तुओं को रिसेल कर सकता है, एंड हायर परचेजर्स कैन नॉट रिसेलर एट द टाइम ऑफ द इंस्टॉलमेंट। हायर परचेजर जो है वो जो पेमेंट करेगा वो इंस्टॉलमेंट में करेगा और उसको वो रिसेल नहीं करेगा, यानी कि जिसके पास वस्तुएं गई हैं उसको दोबारा से नहीं बेचेगा। रिस्क ऑफ लॉस की बात करें तो इन केस ऑफ सेल रिस्क ऑफ लॉस बायर का बना रहता है, और हायर परचेज एग्रीमेंट में रिस्क ऑफ लॉस सेलर का बना रहता है। पोजीशन ऑफ पार्टी की बात करें तो बायर यहाँ पे ऑनर होता है, और एग्रीमेंट सॉरी हायर परचेज में पोजीशन ऑफ पार्टी की बात करें तो वो बेली के तौर पे उसकी पोजीशन मानी जाती है, वो बेली की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल एंड बार्टर सिस्टम। सेल में गुड्स का आदान प्रदान होता है और उसके बदले कैश मिलता है, मतलब कैश एज ए फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन रहता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है या बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, जिसमें बायर और सेलर वस्तुओं का ही आदान प्रदान करते हैं, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। सेल एंड बेलमेंट की अगर बात करें तो इनमें क्या फर्क होता है। सेल बेलमेंट हमने पढ़ लिया है कि बेलर बेली के पास वस्तु को छोड़ता है या तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए या तो किसी तरह का एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज इन द सेंस कि उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए छोड़ता है। तो सेल और बेलमेंट में क्या फर्क होता है। सेल में ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, पोसेशन भी ट्रांसफर हो जाती है। पोसेशन का इमीडिएटली ट्रांसफर होना जरूरी नहीं होता, लेकिन मूवेबल गुड्स भी ट्रांसफर होती है। बेलमेंट में भी मूवेबल गुड्स ट्रांसफर होती है बेलर टू बेली, पर उसका एक पर्पस होता है, या तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है करने के लिए या तो रिपेयर करने के लिए होता है, और वापस उसे बेली को वस्तु बेलर को देनी पड़ती है। लेकिन सेल करने के बाद बायर वस्तु सेलर को नहीं देगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट को 1930 सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, जबकि बेलमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 148 में डिफाइन किया गया है। सेल में कंसिडरेशन प्राइस के तौर में होता है, जबकि बेलमेंट में कंसिडरेशन ग्रेट्यूटियस या नॉन ग्रेट्यूटियस होगा, या तो विद कंसिडरेशन भी आपकी बेलमेंट हो सकती है या विदाउट कंसिडरेशन भी बेलमेंट हो सकती है। फ्रेंड्स को कोई चीज दे रहे हो तो वो विदाउट कंसिडरेशन बेलमेंट है। अगर वही चीज आप दुकान में छोड़ रहे हो तो वो एक टेलर के पास छोड़ रहे हो तो वो विद कंसिडरेशन बेलमेंट होगी।
सेल में वस्तु का रिटर्न होना जरूरी नहीं है कि बायर वस्तु को दोबारा रिटर्न करेगा, लेकिन बेलमेंट में क्या होता है कि जो बेली अगर अपनी चीजों को कंप्लीट कर देता है, रिपेयर कर देता है, मॉडिफिकेशन कर देता है, तो बेलर को वो वस्तु वापस करेगा। सेल और गिफ्ट में क्या फर्क रहता है? गिफ्ट में किसी तरह का कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, कि सेल में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, लेकिन गिफ्ट में किसी तरह का कंसिडरेशन नहीं होगा कि आपको किसी चीज के बदले कोई चीज मिल रही है। लेकिन सेल में वस्तु देने के बदले पैसा मिलता है, लेकिन गिफ्ट हम किसी को देते हैं तो ये सोच के नहीं देते कि उससे भी दोबारा गिफ्ट मिलेगा या उससे दोबारा पैसे मिलेंगे। तो गिफ्ट में कंसिडरेशन कंपल्सरी नहीं होता, सेल में कंसिडरेशन जरूरी है। हम बात करते हैं सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क की। तो सेल सेल हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर होती है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क है वो हमारी स्किल और लेबर के ऊपर डिपेंड करता है, कि जब हमने स्किल या लेबर के आधार पे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, या अपनी स्किल देने का काम किया है, पेंटर जो है वो पेंटिंग करने का काम कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो काम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क का होगा। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ए डेंटिस्ट एग्री टू सप्लाई सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ टू द पेशेंट एंड ए मटेरियल वाज होली फाउंड बाय द डेंटिस्ट, इट वाज हेल्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज द सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे जो डेंटिस्ट है उसने जो आर्टिफिशियल टीथ लगाए, उसने पूरा मटेरियल खुद का यूज किया एंड अपने पेशेंट को दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। एंड द कॉन्ट्रैक्ट रिपेयर ऑफ कार, जब कोई व्यक्ति अपने स्किल का यूज करके कार को रिपेयर कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल माना जाएगा। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो हम गुड्स में क्लेम नहीं करते हैं या गुड्स के नेचर में नहीं आती है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो 3 चीजें हैं जो आपके गुड्स के नेचर में नहीं आती है, एक्शनेबल क्लेम, मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है कि जिसमें आपने कोई लोन लिया है, डेट लिया है, या किसी व्यक्ति को कोई उधार आपने दिया है, ये उधार देना है, तो वो आपके एक्शनेबल क्लेम में आता है और ये गुड्स के नेचर में इंक्लूड नहीं किया जाता। और जो चीजें मनी के तौर पे या फिर क्वाइन और करेंसी के तौर पे होती है, तो वो भी चीजें गुड्स में नहीं आती है, लेकिन जो रेयर क्वाइंस होते हैं या पुराने जमाने के क्वाइंस हैं वो आपके गुड्स के नेचर में इंक्लूड किए जाते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आती है, जो फिक्स नेचर की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल नेचर की है, जैसे स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स, दे आर इंक्लूडेड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लेकिन लैंड से ही आपको ट्री मिल रहा है, लैंड से ही बाकी चीजें मिल रही है, लेकिन लैंड इज ए पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो आपकी प्रॉपर्टी एक्ट में इंक्लूड किया जाएगा 1882 में, जबकि बाकी चीजें आपकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड की जाएगी। गुड्स आपकी 3 टाइप की होती है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड द कॉन्टीजेंट गुड्स, एंड इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती है? जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में एग्जिस्ट करती है, जिसके आधार पे आप सेल करते हैं, जिसके आधार पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, तो वो आपकी एग्जिस्टिंग गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए हमें कि अगर ए बी को हॉर्स सेल कर रहा है, तो हॉर्स जो है एग्जिस्टिंग गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि उसके आधार पे ही आप सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हॉर्स की डेथ हो जाती है तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं होगी, बिकॉज विदाउट द एग्जिस्टिंग गुड्स आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कर सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी आपकी डिफरेंट तरह की होती है, जैसे स्पेसिफिक, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया होता है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी आपने आइडेंटिफिकेशन दी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जार की बात करें, अगर आपको ब्लू जार लेना है तो ब्लू जार आपकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होगी। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन देंगे कि किस तरह की चीजें आपने परचेज करनी है। अगर 30 हॉर्स में से आपको कोई क्योंकि 30 हॉर्सेस में से हर हॉर्सेस की अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी, अपने कैरेक्टर होंगे, उसमें से एक को आपने चूज करना है कि विच वन यू वाई, तो उसको हम स्पेसिफिक गुड्स की आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, और स्पेसिफिक गुड्स के आधार पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्रिएट होगा। अब बात करते हैं एज सर्टेन गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो स्पेसिफिक होती हैं और जिसको आपने परचेज करना है, वो एज सर्टेन गुड्स होती हैं। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट करते हैं तो हमारे पास बहुत लार्ज ऑफ क्वांटिटी रहती है, उस लार्ज ऑफ क्वांटिटी के आधार पे आप कोई वस्तु को चूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 100 चेयर्स हैं, उस 100 के चेयर्स में से 25 चेयर्स आपने चूज करनी है, तो दैट इज कॉल्ड टू बी एज सर्टेन गुड्स, दैट इज कॉल्ड टू बी एसरटेन्स गुड्स। तो आप एसरटेन्स गुड्स में से 100 क्वांटिटी में से 25 को जब चूज कर रहे हैं तो वो एसरटेन्स होगी, मतलब उसको भी आपने आइडेंटिफाई किया है
उसको भी आपने क्राइटेराइज किया है कि 100 में से 25 आपने लेनी है। लेकिन अनएसर्टेन गुड्स क्या होती है? अनएसर्टेन गुड्स वो होती हैं कि आप कोई भी चीज़ है उसको आप ले रहे हो, लेकिन उसको आपने निश्चित नहीं किया है कि आप 100 में से 25 है या 100 में से 10 है। उसका करैक्टर आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको कितना परचेज करना है, उसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि आपको कितना लेना है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहाँ पे आपने कोई किसी तरह की आइडेंटिफिकेशन नहीं दी है कि आपको कितना लेना है तो और किस प्रकार के करैक्टर लेना है, तो वो अनएसर्टेन में होगा। अगर कोई मर्चेंट एग्री होता है कि उसने रेडियो की सप्लाई करनी है अपने स्टॉक में से, तो जो रेडियो की सप्लाई उसमें ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि 100 में से आप 25 कर रहे हो, 100 में से 10 के क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वांटिटी भी क्या है? अनएसर्टेन है। और वहाँ पे ये भी पता नहीं कि विच वन स्पेसिफिक यू वांट, मतलब आप में से 100 में से आपने कोई भी चूज नहीं किया है कि कौन सा आप वहाँ पे लेना चाहते हैं। जहाँ पे आपने चूज किया है वो एसर्टेन गुड होगी, जहाँ पे आपने चूज नहीं किया है वो अनएसर्टेन होगी। और जिस गुड्स के आधार पे आप सेल करते हैं या जिस गुड्स के आधार पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो एग्जिस्टिंग गुड्स होगी। अगर जैसे मैंने घोड़े की बात की, उसकी डेथ हो जाती है तो आप उसकी सेल नहीं कर पाओगे क्योंकि वो वास्तविक में है ही नहीं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स की ही आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे। और जो चीज आपने निश्चित की है वो एसर्टेन है, जो चीज आपने निश्चित नहीं की है वो अनएसर्टेन हो जाएगा। और फ्यूचर गुड्स क्या है? वो ऑलरेडी एग्रीमेंट टू सेल में मैंने बात कर ली थी कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो आपकी कंडीशनल बेस्ड होता है, उसी को ही हम फ्यूचर गुड्स कहते हैं। इसमें आपकी ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती है, ये कंडीशनल बेस्ड है। जबकि सेल में इमीडिएटली आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, पोसेशन भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन पोसेशन जो है वो जरूरी नहीं कि सेल में ट्रांसफर वो हो सकता है कि विद या विदाउट पोसेशन ट्रांसफर सेल हो सकती है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर्स में ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, पोसेशन ट्रांसफर हो सकता है उसमें, लेकिन ऑनरशिप फ्यूचर में ही ट्रांसफर होगी। तो दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड है। थैंक यू।